तो आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। ये नेचुरोपैथी का हम सेशन जो हम कर रहे हैं, हम बेसिक नेचुरोपैथी कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें हमको मालूम भी है बहुत सारी चीजें, पर हम नए सिरे से एक बार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो है बहुत, नेचुरोपैथी इतना बड़ा वास्ट है, उसमें से हम हीरा जो है ना सक्सेना जी लेके आ रहे हैं आपको शॉर्ट आपको देने के लिए। तो कल का जो हमने रिकैप है, एक बार कल का रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप करने के लिए कौन आ रहा है आगे बताइए। हमारे पास तो सबसे अच्छा अनुभव ही है। अनुभव ही है सबसे ज्यादा। अनुभव को बहुत अनुभव, हमको अनुभव से बहुत अनुभव है कि अनुभव ही रिकैप करेंगे। तो हम अनुभव को आगे लाते ठीक है हैं। सर, कल का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस करा था उपवास, फास्टिंग, कि फास्टिंग से हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने फास्टिंग और फीस्टिंग में डिफरेंस जाना था। बेसिकली जो आजकल हम करते हैं वो फीस्टिंग ज्यादा करते हैं, फास्टिंग कम करते हैं। तो फास्टिंग के हमने सही तरीके जाने थे, जिसमें हमने बेसिकली दो तरह की फास्टिंग डिस्कस करी थी कल। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो 16 आवर्स की फास्टिंग होती है, 8 आवर्स का इसमें विंडो मिलता है, ईटिंग विंडो। और दूसरी फास्टिंग जो हमने डिस्कस करी थी वो थी पीरियोडिक फास्टिंग। और डॉक्टर साहब ने हमें ब्रीफ करा था कि कैसे, किन किन पैरामीटर्स को देख के हमें कब कब फास्ट करना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन का करना चाहिए। और थोड़ी सी बीएमआई की भी हमने बात करी थी कि बीएमआई का हमने फॉर्मूला जाना था, हमारा वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड, हाइट स्क्वायर्ड इन मीटर्स। उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि फास्टिंग हमें कितनी करनी चाहिए। वो डिटेल शायद अभी व्हाट्सएप में हमारे पास शेयर होगी, कि बीएमआई के हिसाब से हम ये देख सके। हाँ, बीएमआई से हम, हाँ, ये भी जाना था हमने कि हम कौन से कैटेगरी में स्टैंड करते हैं, कि हमारा वेट जो है बॉडी उसके हाइट के हिसाब से ठीक है, ओवरवेट है कि ओबीस है। तो यही था, अगर शॉर्ट में देखें तो। नहीं, इतना ही है। ओके। आपने दो तरीके की फास्टिंग बोली, इंटरमिटेंट और दूसरा क्या था? पीरियोडिक, पीरियोडिक फास्टिंग। पीरियोडिक फास्टिंग। पीरियोडिक। पीरियोडिक फास्टिंग जो है, हम पीरियड में, जैसे एकादशी हमारा आता है, एकादशी में फास्टिंग करते हैं, वो पीरियोडिक, हर पीरियड में एक फास्टिंग करें, हमारे बॉडी को आइडिया हो जाता है कि हम कब कब फास्टिंग करें। वो पीरियोडिक फास्टिंग है। ओके। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब जो 16 आवर का फास्टिंग है, जो कि हम 6 बजे खाते हैं और या 7 बजे तक खाते हैं। हम कहते हैं ना, सूरज ढलने से पहले या सूरज के आसपास में 7 o'clock खा लो। फिर 16 घंटे के बाद, और 16 घंटे वो बोलते हैं 16 घंटे नहीं कर पाते तो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, धीरे करके 16 घंटे पे आना है। उसका मेन प्रोसेस ये है कि बॉडी के अंदर जो अकोमुलेशन हमारे पास हो रहा है उसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं प्रॉपरली, और टॉक्सिन जो है रिमूव करने का बॉडी को टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर हमारे कोई गेस्ट, अगर हम बार बार गेस्ट आते रहेंगे तो हम गेस्ट को ही अवगत करेंगे, हम घर को सफाई कब करेंगे। तो सफाई करने का, बॉडी को रिजुनवेट करने का, ये हमारे पास ये टाइम जो मिलता है, उसको हम, उसके लिए हम लोग फास्टिंग करना जरूरी है। और फास्टिंग के बाद जो हम शाम को जो अच्छा भना और तला और सब कुछ चीजें खाते हैं, वो बॉडी को और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हमको फास्टिंग का फायदा नहीं होता, फीस्टिंग पे हम चले जाते हैं। और हमें बड़ा एक्साइटमेंट, हमें भी छोटे से बड़ा एक्साइटमेंट था कि आज क्या खाने को मिल रहा है, आज कुट्टू के पकौड़े और सब दुनिया भर की चीजें हम खाते थे। तो अभी समझ में आता है कि वो सब हमारे लिए नुकसानदायक था। तो इसके बाद हमने बीएमआई के बारे में जो उन्होंने बताया, बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स है। और उसके अंदर हमें, अगर हमारे पास, हम उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, नेचुरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हमारे पास कम या ज़्यादा है, जैसे सक्सेना जी बहुत कम कैटेगरी में आ रहे हैं, बीएमआई उनका काफ़ी लो है, पर वो फास्टिंग करने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज़ के अपवाद भी हैं। जो अच्छी तरफ में है, मतलब खराब में नहीं, अच्छे में अपवाद है वो। तो ऐसे हम जनरलाइज समझने की कोशिश करते हैं, मगर एक नॉर्मल प्रोसेस जो है उसमें कुछ कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। पर बेसिकली बीएमआई के अंदर जो आ रहा है उसको इतना फास्टिंग का इतना जरूरत नहीं है। पर बॉडी को सफाई के लिए जरूरी है फास्टिंग करना। तो इसको अगर हम फास्टिंग करते रहेंगे तो ओबेसिटी का भी प्रोसेस हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टाइम का कल का था, और हमने इस पे जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस किया। कितना टाइम फास्टिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बॉडी को धीरे धीरे करके फास्टिंग बढ़ाना चाहिए। एकदम से फास्टिंग नहीं करना चाहिए, बॉडी को ट्रॉमा में आ जाता है बॉडी। उनको मालूम, एक दिन का फास्टिंग करें, धीरे धीरे करके चेंज फास्टिंग करें। पहले हम कुछ पहले फल पे करें, फिर धीरे धीरे करके जूसेस पे आए, फिर पानी पे आए, फिर धीरे धीरे नॉर्मल फास्टिंग कर सकते हैं। तो 3 डेज से लेकर 10 डेज तक का फास्टिंग ये करते हैं लोग। और जो हम, पर एकदम से प्रोसेस नहीं करना चाहिए, धीरे करके करना चाहिए।
तो आज का सेशन क्या है, थोड़ा मैं इनको अपना गौर साहब को बोलता हूँ, गौर साहब थोड़ा करेंगे, उसके बाद सत्संग जी को मैं इन्वाइट करता हूँ। तो गौर आज के साहब, सेशन में हाँ आज के सेशन में हम उपवास को ही आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर थोड़ी सी उसकी जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि और दूसरे जो चीजें हैं जिन तरह से नेचुरोपैथी वर्क कर सकती है, लाइक मड थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी, उसके ऊपर जाएंगे कि ताकि हम और फर्दर इसको सीख सकें और उनसे कैसे हमारी बॉडी रिकवर कर सकती है बेटर। और फास्टिंग के ऊपर हम वैसे आपको एक डिटेल पीडीएफ देंगे ताकि उसके बारे में आप ज्यादा अच्छी तरह समझ सके, क्योंकि इतने शॉर्ट कोर्सेज के अंदर हम पूरा तो नहीं बता सकते, उनसे नहीं ज्ञान ले सकते। तो वो उसको साथ साथ ले लेंगे। तो वो पीडीएफ में जो है वो आपको थोड़ा सा डिटेल बता देगा कि भाई आपको किस लेवल पर कहाँ तक क्या फूड खाने हैं क्या नहीं खाने। जूसेस का आएगा, जूसेस क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, किन जूसेस को मिक्स कर सकते हैं, किन जूसेस को मिक्स नहीं कर सकते। तो वो सभी फैक्टर साथ में आते हैं, जो क्योंकि हम नॉर्मली सभी जाते हैं तो सभी का यही रहता है मिक्स जूस दे दो। तो मिक्स जूस के अंदर कैसे कैसे जूसेस मिक्स कर सकते हैं वो अलग चीज, वो रिक्वायर्ड हमें पता होना चाहिए कि क्या है। और किन किन फ्रूट्स के जूसेस के साथ हम वेजिटेबल जूसेस मिला सकते हैं, किन को नहीं मिला सकते, एसिडिक, सेमी एसिडिक। तो वो भी आपको पता चलेगा। और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे कि और आगे क्या क्या देख सकते हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर सक्सेना से रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ें फिर। सबों को नमस्कार। आज तो नमस्कार जनसंख्या सर। काफी अच्छी है ना। कल तो बड़ी जनसंख्या कम हो गई थी और अच्छा लग रहा है कि आज रीता जी भी आ गई, सुनीता जी भी आ गई, सृजना भी आ गई, अरे सुषमा मंसल भी आ गई। भैया बहुत अच्छी बात है ना। आप सब लोग आ गए तो अब मेरे को एनर्जी आ जाएगी। तो जैसा अभी मतलब चर्चा में जो चल रहा था कि मैं सुन रहा था कि सुषमा जी को जो है वीडियो सुनने के बाद में समस्या ये हुई कि दो जो शब्द हैं वो समझ में नहीं आए। तो दो शब्द कौन से थे वो, तो उनको नाम भी नहीं आ रहा था समझ में बोलना। तो अब आप एक बार समझ लीजिए कि ये दो नाम है वो। गेहूं के अंदर जो हमारा पहले गेहूं था देसी गेहूं, और अभी जो हम गेहूं खा रहे हैं वो उसको हमने हाइब्रिड किया है। क्यों किया है? 1970 में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये आई थी हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उस समय। इस गेहूं के अंदर जो कलाकारी की गई, जैसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन किया गया, तो उसके कारण जो क्रोमोसोमल होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर साइंस आप लोगों ने पढ़ी हो, तो क्रोमोसोमल जो थे उसको चेंज किया। और उसको क्रोमोसोमल चेंज करने के कारण 14, पहले आज के 14 पेयर क्रोमोसोमल के थे, उसको बाद में हमने 42 कर दिया। और उसका फर्क यह आया कि एग्रीकल्चरल यील्ड तो बढ़ा, बट लेकिन उसके साथ में जो साइड इफेक्ट आए उसके बारे में कोई चर्चा कभी नहीं की गई। लेकिन मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने उसके ऊपर खोज की कि आखिर भाई 1970 से और लगातार मतलब हमारा जो डायबिटिक का जो फिगर था, पहले जो हमारा प्रेविलेंस था वो बहुत कम था। लेकिन आफ्टर द ये हाइब्रिडेशन गेहूं का करने के बाद में जो फर्क आया कि लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके बाद में डायबिटीज आ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आ रही है एंड फर्दर डिसीजेज भी आ रही है। तो उसके ऊपर मेडिकल साइंटिस्ट ने जब खोज किया तो उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर जो एक ग्लूटिन है, ग्लूटिन क्या है? ग्लूटिन जो है वो एक बाइंडर है। वो आपके आटे के जो एटम्स हैं उनको बांधता है, बाइंड करता है। पानी मिलाते हैं हम तो वो बाइंड करता है, बाइंड करता है तो आप देखेंगे कि आपके आटे के अंदर एक लोच बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इलास्टिसिटी आती है। आपने देखा होगा अगर ये रुमाली रोटी बनती है जो बहुत बड़ी बन जाती है, तो देखा होगा आपने, जो लोग नॉन वेज खाते हैं या जो लोग वैसे भी खाते हैं उन्हें देखा होगा कि रुमाली रोटी बनती है। तो रुमाली रोटी
आप ज्वार की रोटी की या किसी मिलेट की रुमाली रोटी नहीं बना सकते। क्यों? कि उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है, और ग्लूटेन नहीं होने के अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और जो एटम्स को जो बांधने का जो बाइंडर है वो नहीं होने के कारण इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द रुमाली रोटी बाय द मिलेट्स, राइट नो। अब जब ग्लूटेन अंदर जाता है तो ग्लूटेन जो है वो एक स्टार्च है, एक काइंड ऑफ द स्टार्च, जैसे चावल में होता है। स्टार्च हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है ताकि आपको ग्लूकोज मिल सके। तो जो ग्लूटेन है वो ऐसा स्टार्च है जो नॉन डिग्रेडेबल है, लेकिन वो आपके इंटेस्टाइन में जाकर के आफ्टर द इंगेस्टेशन वो आपकी इंटेस्टाइन में जाकर के दो प्रोटीन और रिलीज करता है, जिनमें एक का नाम है ग्लेडियन, हिंदी में लिख लो आप ग्लेडियन, नहीं तो अंग्रेजी में आपको कंफ्यूजन होगा, ग्लेडियन। और दूसरे का नाम है प्रमोलिन। प्रमोलिन ये दो प्रोटीन रिलीज करता है, और ये दो प्रोटीन इतने नटोरियस होते हैं कि ये हमारी जो छोटी आंतें होती हैं, आंतों के अंदर एक हमारा ब्रेस्ट बैरियर होता है, ब्रेस्ट ब्लड बैरियर होता है, जो हमारे भोजन के अंदर जो भी है वो टॉक्सिन को ब्लड में मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, तो ये उस म्यूकासा ब्रश बैरियर को ब्रेक करके ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण टॉक्सिन हमारी बॉडी में जब ब्लड में जाता है जनरल सर्कुलेशन में, तो दे क्रिएट द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। तो जो सूजन होती है वो लो ग्रेड सूजन होती है, ऐसी सूजन नहीं होती कि आपके पैर में मोच आ गया तो फूल गया, लाल हो गया, वो ऐसा गुबड़ा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है इसमें। क्योंकि लो ग्रेड इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को इफेक्ट डालता है, उनका जो ऑप्टिमल जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसको काम करने से रोकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट का है वो निरंतर क्यों बढ़ रहा है, कि जो लो ग्रेड इन्फ्लामेशन है उसके कारण हमारी पेनक्रियाज ऑप्टिमल फंक्शन में नहीं जाती, जिसके कारण हमारे यहाँ डॉक्टर बोलते हैं आपको इंसुलिन की कमी है, या इंसुलिन सीक्रेशन कम है, या आपकी पेनक्रियाज अब काम नहीं कर रही है। तो हम जो व्हाट इज द रूट कॉज, वी शुड हैव टू इनहिबिट द ग्लूटेन इन द डाइट। जो लोग भी मिलेट के ऊपर गए हैं उनके अंदर ये देखा गया है, पाया गया है कि उनकी ब्लड शुगर जो है वो गेहूं की तुलना में उसके अंदर स्पाइक कम हुआ। स्पाइक कम क्यों हुआ? कि का जो मिलेट का जो प्रोटीन है उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है। दूसरा, जब भी, चलो ज्यादा आगे जाऊंगा तो आप लोग उलझ जाओगे फिर, क्योंकि मैं तो फिर तो चला जाऊंगा मैं तो बहुत आगे तक, ठीक है ना। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू गो ऑन द मिलेट। मिलेट के अंदर फाइबर कंटेंट भी होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गैस्ट्रो एम्प्टिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है कि गैस्ट्रो एम्प्टिंग टाइम किसको बोलते हैं? हमारे पेट को खाली होने की जो समय है या गति है वो बढ़ जाती है, जिससे आदमी को, डायबिटिक आदमी को भूख कम लगती है। गेहूं के अंदर क्या है, एकदम स्पाइक होता है, क्योंकि गेहूं के अंदर जो है उसके अंदर जो ग्लाइकोसिलेट की जो चेन है वो दो चेन है, अल्फा लिंक 1:4 एंड अल्फा लिंक 6। तो ये जो है, ये गेहूं जो है वो गेहूं जो है हमारा ब्रांच चेन ग्लाइकोसाइड है, और हमारा जो मिलेट्स है वो लीनियर ग्लूकोसाइड है। इसलिए उसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है जब वो मिलेट्स को खाते हैं तो उनकी शुगर स्पाइक नहीं करती, जबकि इसकी ब्रांच चेन होने के कारण इसकी शुगर एकदम स्पाइक करती है। समझ में आया आप लोगों के? हाँ जी सर। यह इसकी फिजियोलॉजी है। अभी बहुत अंदर लेके नहीं गया, बहुत अंदर लेके जाऊंगा तो प्लांट सरवाइव कैसे करता है, कैसे बनता है ये लीनियर चेन और
ब्रांच चेन कैसे बनता है, ये फिर मैं आपको अगर उस पर लेके जाऊंगा तो फिर आप लोग उलझ जाएंगे। तो धीरे धीरे आप लोग बड़े होते जाइए, मैं उतना आपको देता जाऊंगा। ठीक है। तो जैसा आप सब लोगों का आदेश है कि आज मतलब हम वी शुड हैव टू कंटिन्यू द फास्टिंग। एक एक सेशन हो गया है, दूसरे सेशन पे भी आप लोगों की और इच्छा सुनने की है, तो फिर आप तैयार हो जाइए। हम अब जाते हैं इंट्रा सेलुलर लेवल के ऊपर। ठीक है। अब आपको सारे शब्द नए सुनने को मिलेंगे, एक एक शब्द नया सुनने को मिलेगा आपको। आपकी हम कितने दिन फास्ट कर सकते हैं बीइंग ए ह्यूमन? कैन एनीबडी टेल मी कितनी कैपेसिटी है हमारे, हम कितने दिन भूखे रह सकते हैं बिना खाना खाए? 4 days, बस 10 से बस 12 दिन। 5-6 दिन, बस 15 20 दिन तक रहते ज्यादा से ज्यादा सत्याग्रह में 10, तो बहुत सारे बस दिन रहते हैं 10-12 दिन, सत्याग्रह 12, बस इतना ही। 15 दिन। अरे सत्याग्रह में तो कितने कितने दिन, मतलब वीक्स हो जाते हैं। नहीं, वैसे मेरे ख्याल में तीन सौ एक महीना पैंसठ दिन नहीं, मैक्सिमम है। 1 महीना मैक्सिमम है, उसके बाद बॉडी अपने आप को ही खाने शुरू कर देता है। 365 दिन नहीं, इससे ऊपर नहीं, नहीं। रिकॉर्ड 504 डेज का है। यू विल बी वंडर। 504 दिन का रिकॉर्ड है नहीं, हम बिना जनरल बात कर खाना रहे हैं, खाए। हम रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे। रिकॉर्ड तो एक्सेप्शन हो गया। हम जनरल बात कर रहे हैं, 1 महीना हम जनरल बात कर रहे हैं। नीरज सर जैसे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नीरज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग द योर वॉइस इज क्लियर। मैं कह रहा हूँ नॉर्मल जो बात कर रहे हैं वो 10 डेज का हम लोग नॉर्मल करते हैं, पर 504 दिन एक्सेप्शन है। हम 30 दिन जा सकते हैं, लेकिन अगर हम 120 दिन भी जाते हैं तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी रिज्यूनुवेट हो जाती है। हमारे यहाँ पे 9 दिन का उपवास होता है, 9 दिन का होता है, और कई लोग तो बिना जल के भी रहते हैं, कुछ लोग केवल एक लौंग पे रहते हैं। तो कभी देखा आपने इनमें से जितने भी ये लोग फास्ट कर रहे हैं, उनमें से एक आध गया क्या काम से? सुना आप लोगों ने? कोई कोई गया? ऐसा कुछ सुना आप लोगों ने? ये कोई दुर्गा जी के उपवास कर रहा था और वो बेचारा माता जी से मिल लिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये तो नहीं सुना, पर उसके बाद जब वो खाना खाया तो बीमार पड़ गया, ये सुना है। ये आपने सुना? क्योंकि बहुत सीधी थ्योरी है, नो ग्रेन नो पेन। अगर आप अनाज छोड़ देते हैं आपकी बीमारियां खत्म। जब हम पाषाण युग की बात करते हैं, अगर हम पाषाण युग में चलते हैं, तो पाषाण युग में हमारे पास क्या था खाने के लिए? उस समय खेती भी नहीं थी, गेहूं मिला ही नहीं था। गेहूं इन्वेंट हुआ है या हमको मिला है? कौन बोलेगा? अंग्रेज लाए थे। नहीं नहीं, ऐसा एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। इंट्रोड्यूस तो अंग्रेजों ने किया था गेहूं को। नहीं नहीं, किसी ने अंग्रेजों किसी ने ने नहीं किया। ये ये सब भ्रांतियां हैं आप लोगों की, मिसकंसेप्ट है ना? रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है। सही इंफॉर्मेशन ये है, जब हम पाषाण युग मतलब लिथियो जब एरा की हम बात करते हैं, जब हम पत्थर मार के जानवरों को मार करके कच्चा खाते थे, तब कोई बीमार नहीं पड़ा। जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक बीमारी हमारे भारत में नहीं आई। लेकिन जब वो लोग आए तब आना शुरू हुई। तब बीमारी हमारी कहाँ से आई? बीमारी हमारी आई है जब से हमको गेहूं मिला है। किसी ने इन्वेंट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। गेहूं जो है हमको मिला है, सबसे पहला मिला था हमको ईरान की खाड़ी में, ईरान में मिला था हमको। वहां पे गेहूं का पौधा मिला था, उसको लोगों ने देखा, समझा, और धीरे धीरे उसी पौधे को बाद में जो है उसकी खेती होने लगी, तो हम लोग एग्रीकल्चर में जाने लगे। ठीक है। फिर हमारी मतलब गांव बसने लगे, हम लोग एक साथ रहने लगे, खेती करने लगे। फिर हमारे पशुपालन शुरू हुआ हमारे यहाँ। तो आया उधर से है,
फिर इटली में मिला, उसके बाद में कुछ समय के बाद इटली के पहाड़ी में मिला, मुझे नाम एग्जैक्टली अभी याद नहीं, मैंने इसके ऊपर चर्चा करने का नहीं सोचा था, मैंने लिखा भी नहीं। इटली में मिला। फिर उसके बाद में ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि मतलब हमारे शाजापुर, जो भारत का शाजापुर है, मालवा, मतलब इंदौर के पास, वहां भी गेहूं का मतलब मिला है, ऐसा मतलब इतिहासकारों का कहना है। तो गेहूं किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, गेहूं तो आपको ऊपर से मिला है कुदरती। एक्चुअली में आप जो खा रहे हैं वो घास खा रहे हैं, आप जो जानवरों के खाने की वो आप खा रहे हैं। भगवान ने गेहूं बनाया, गेहूं जो है घास है, घास इसलिए बनाई थी कि जानवर को खाने को मिले। लेकिन इंसान को समझ में आया, इंसान ने उसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, इंसान और इतना समझदार निकला कि उसने उसके अंदर भी कलाकारी कर दी, भगवान की कलाकारी के भी उसने कलाकारी कर दी, तो उसको हाइब्रिडाइज कर दिया। हाइब्रिडाइज कर दिया तो अब जो परेशानियां हो रही हैं तो वो हम लोग सब भुगत रहे हैं। अब आज की तारीख में हम, हमारे लिए ये बोला जाता है कि इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल बनने होने वाली है। अच्छा, और हम लोग भी इतने विकासशील विचारों के कि हम भी पीछे नहीं हट रहे। डायबिटीज को लाने में हम लोग भी, हमारा योगदान भी कम नहीं है। हम देश की इज्जत को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने देश को गौरव प्रदान करना चाहते हैं कि हाँ, इंडिया जो है वर्ल्ड में डायबिटीज की कैपिटल है। क्योंकि हम लोग समय देना चाहते नहीं है, बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते नहीं है, हम बीमारी को और बुलाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, हमारा देश की तरक्की में बड़ा योगदान है। ठीक है ना। जैसे कल दारू पीने से, होटल पे खाना खाने से देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, ऐसे ही हम ये सब करेंगे तो हमारी ये भी अर्थ, जो हमारा गौरव है वो बढ़ जाएगा भारत का, कि हम लोग जो है डायबिटिक, हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। चलिए, ये हुई बात, यहाँ तक सब समझ में आ गया? किसी को कोई पूछना हो जो समझ में नहीं आया हो? नहीं जी, ठीक है। ठीक है, सबको समझ ठीक में आ गया? है। जी जी जी। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, अभी मैं अभी आगे बढ़ने के पहले, है ना। आज का सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि 28 मिनट तो हो चुके हैं, और 28 मिनट के बाद बाकी अब बचे 32 मिनट में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लगता है कि फिर अगली बार भी लेना पड़ेगा। हमारी बॉडी कैसे काम करती है? जब हम फास्ट पे जाते हैं तो हम, हमारी बॉडी कैसे काम करती है? कभी आप लोगों ने सोचा है इस बात को, कैसे काम करती है? कहाँ से आता है? 365 दिन अगर आदमी ने खाना नहीं खाया तो कहाँ से आया? क्या चीज है बॉडी के अंदर हमारी कि हमको 10 दिन अगर हम खाना नहीं खाएं, 15 दिन नहीं खाएं, महीने भर नहीं खाएं, हमारी बॉडी सुरक्षित रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहीं फंस जाते हैं और उनको भोजन नहीं मिलता, उसके बाद भी वो लोग जीवित बच जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा, कई किस्से सुने होंगे आप। क्या है ऐसा हमारी बॉडी में? इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लेक्स भगवान ने बॉडी बनाई कैसे? हमारी बॉडी की जो संरचना है, मकान की संरचना अगर आप लोगों ने देखी हो कि मकान बनता कैसे है, तो मकान बनाने के लिए हमको लगती है एक ईंट। एक एक ईंट और एक एक पत्थर को जोड़ करके हम पूरा आशियाना खड़ा करते हैं। अपने अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग हजारों के मकान बनाते हैं, कुछ लोग करोड़ों के बनाते हैं, लेकिन उसकी बेसिक जो होती है वो ईंट होती है। हमारे शरीर का भी वही हाल है, कितना ही सुंदर शरीर हो, लेकिन उसके अंदर जो बनावट है, जो संरचना है, उसमें जो बेसिक चीज है वो है आपकी कोशिका, दैट इज कॉल्ड द सेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में थोड़ा बहुत, 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हाँ उसके जी बाद सर। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे सेल के अंदर एक सेल हमारा जो है इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसका सारा सिस्टम इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप कल्पना करिए कि 5 करोड़ या 5 अरब लोग एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहने लग जाएं, एक पूरा मोहल्ला ऐसा बसाया जाए जिसके अंदर सारे, एक एक फ्लैट सबके पास हो, और उनकी पूरी, मतलब वो लोग उसमें रह रहे हो, और उनकी सारी व्यवस्था हम लोग करें। जैसे बोलते हैं ना, भंडारा करना,
तो ऐसा अगर हम भंडारा करें, एक पूरी एक बस्ती बसाएं 5 करोड़ लोगों की, और उनका भोजन की सारी व्यवस्थाएं हम करें, तो क्या संभव है हम सबको भोजन एक बार में सबको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में अरबों सेल हैं, और हर सेल अपना इंडिपेंडेंट यूनिट है, और उसको भोजन एक साथ मिलता है। मतलब आप जो भोजन कर रहे हैं वो पर डे आप 2 बार 3 बार 4 बार, आप 5 अरब 7 अरब, गिनती नहीं है, मैं तो एक बोल रहा हूँ, ट्रिलियन जो भी होता है, संख्या में नहीं बोल रहा हूँ, इतने लोगों का आप रोज भंडारा 2 टाइम 3 टाइम कर रहे हैं। इतने इतने सारे लोग आपके शरीर के अंदर हैं, इतने यूनिट्स आपके अंदर हैं जिनके आप बैठे हुए हैं, नाक कान गला, किसी का सुंदर चेहरा है, किसी के बाल अच्छे हैं, सबका इंडिपेंडेंट यूनिट है, सबके पास एक एक फ्लैट है। जैसे हम पड़ोसी से बात करते हैं, ऐसे ही सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक हेड ऑफिस है, ये ऊपर, वो भी हमारा है। तो हर सेल का अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है। सुषमा जी, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आप मैथ की टीचर है, 2 और 2 5 आता है आपको, 2 और 2 4 नहीं आता आपको। नहीं, मुझे ये भी आता है जो आप पढ़ा रहे हैं। समझ। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यूनिट है, बात करते हैं जिसके जैसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेल्यूलर कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके अंदर एक किचन भी होती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसका नाम है, जैसे हमारे यहाँ रसोई है, ऐसे उनके यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। खाने की पर्ची जैसे आप बना के देती हैं अपने हस्बैंड को कि आज क्या क्या सामान लाना है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक ब्लूप्रिंट है अंदर, जिसको बोलते हैं हम डीएनए। हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर एक डीएनए है हमारा, जो हमारे पिताजी माताजी से आया हुआ है। ठीक है। एक श्लोक है हमारे ईशो उपनिषद में, पूर्ण मादाय पूर्ण मुजत्ते पूर्ण पूर्ण से, आपने सुना है ये वाला हाँ, श्लोक? है ना? पूर्णमदः पूर्णमिदं हाँ, पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। है ना, ये भी अधूरा है, पूरा नहीं किया अभी आपने ये। ठीक है। तो ये जो है, इसकी अवधारणा मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये अवधारणा हमारे यहाँ कितने वर्षों पहले हो गई है, और आज साइंटिस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इसी श्लोक के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहा है कि क्या है ऐसा, तो डीएनए है। ठीक है। डीएनए माँ बाप से आया, आगे गया, मतलब हम कभी मरते नहीं हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डाई, बिकॉज हमारा डीएनए ट्रेवल करता है हमारी ऑफ स्प्रिंग से। ऑफ स्प्रिंग मीन्स हमारी संतान से। हम लोग कभी नहीं मरते, हमारा डीएनए चल रहा है। और जो हमारे पास डीएनए है वो हमारे पास सुरक्षित है, और हमने और बांट दिया। आप लोगों को सुन के हैरत होगा बहुत ज्यादा, ईश्वर की इस कलाकारी को आप देखिए कि एक स्पर्म और एक ओवम दोनों मिलके एक इंसान को बनाते हैं। लेकिन एक स्पर्म इतना छोटा होता है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंख से नहीं देख सकते। उसके अंदर 24 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और आपके 23 डीएनए लेके जाता है, क्रोमोसोम पर लेके जाता है वो, और 23 माँ से आते हैं। तो 23 23 46, जिसमें से हम गिनते हैं 22 तो एक एक जो होता है वो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण करता है। तो ये अलग बात है, इसको हम अगले कभी देखेंगे। बाकी ये इस इससे कोरिलेट नहीं कर रहा अभी ये। हमारी बॉडी कैसे काम कर रही, अब ये समझना है आपको। तो डीएनए हो गया हमारा, जो आप लिस्ट बना के देते हैं किचन में सामान की, कि आज सामान ये चाहिए और क्या बनेगा कैसे बनेगा, तो ये हमारा डीएनए जो है वो हमारा इस तरह से काम करता है। अब होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंसुलिन का, जी जी तो सुना है सबने? हाँ जी। हाँ जी। इंसुलिन का फंक्शन मालूम है आप लोगों को? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन?
इंसुलिन कब रिलीज होगा? जब तो फूड फूड बॉडी के अंदर जब आता है तब फिर इंसुलिन रिलीज होता है। फूड के अंदर क्या बनता है? फूड ग्लूकोज, हाँ, शुगर। तो अब क्या हुआ इसका मतलब कि ग्लूकोज ही उसको पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सीक्रेशन को। कौन करता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी में तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, ऐसा भी आपका कहना होगा। क्या कहना है आपका, ऐसा है संभव? नहीं, मेरे ख्याल से इंसुलिन पूरे समय रिलीज होता रहता है। मतलब एक कुछ टाइम होता है जिसमें वो ज्यादा रिलीज होता है, एक टाइम होता है जिसमें कम रिलीज होता है। अच्छा, लेकिन आपका कहना रिलीज होता रहता है, हाँ, शायद। ऐसा मानना है आपका शायद, बट यू हाँ, आर नॉट कंफर्म राइट आई नाउ। एम नॉट श्योर, या। मैं भी बताता हूँ आपको कैसे कैसे, सब बताऊंगा मैं आपको। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि जो शुगर आपके पास आई है वो कैरियर है, हर एक के घर वो पहुंचाने जाता है राशन। 5 अरब अगर लोगों का आपने एक पूरा मोहल्ला बना लिया और आपको बोला जाए कि भाई सबके यहाँ राशन पहुंचा दो, तो वो काम हमारा इंसुलिन करता है, वो कैरियर है। ठीक है, इंसुलिन इज द कैरियर। वो ग्लूकोज को लेके जाता है सेल के पास तक, दरवाजे तक जाता है और बोलता है, जाके नॉक करता है, दरवाजा खुलवाता है, बोलता है इंसुलिन आ गया, आप ले लो। जैसे आपके यहाँ आप कहीं से बाहर से कोई सामान मंगाए तो कोरियर वाला आके पे घंटी बजाएगा और आपको बोलेगा ये आपका सामान आया है, ऐसा होता है ना? तो सेम ऐसा का ऐसे ही आपका जो इंसुलिन है उसका काम भी वही है, वो कोरियर बॉय है। ठीक है, वो जब ही आएगा जब उसको डिलीवरी मिलेगी कि भैया ये बांट के आओ। कि इंसुलिन जो है उसका जो मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा है कि सेल के अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए वो बाहर खड़ा रहता है। इंसुलिन सेल के अंदर कभी नहीं जाता। इंसुलिन ही पूरी आपकी बॉडी की मैनेजमेंट, एनर्जी को मैनेजमेंट का काम भी देखता है। कितना इंसुलिन ब्लड में रखना है ये भी उसका काम है। डायबिटिक पेशेंट में आप लोग देखेंगे कि इंसुलिन होने के बाद भी, रिलीज होने के बाद भी, पेनक्रियाज ठीक होने के बाद भी ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई मिलती है, जिसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द डायबिटीज और उसका व्हाट इज द कॉजेज एंड रीजन, आई विल नॉट गो इन डिटेल दैट वन। लेटर ऑन वी विल गो इन दैट वन, वी विल टच diabetes, how the function in the diabetes, right now. तो अभी इंसुलिन just for your introduction, what is the function of the insulin, if it is only for that one. एक और होता है इसके साथ में क्लियर होता है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसका काम भी, इनका दूसरा एक काम ये है कि आपका इंसुलिन, IGF, इन सबके काम क्या है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, जो आपने डाइट खाई है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को दे कन्वर्ट इन द ग्लाइकोजन, जिसको वो लीवर में और मसल्स में जमा कर रखते हैं, ताकि कभी आपको भोजन ना मिले, आप सर्वाइवल मोड पे हो, स्टार्वेशन मोड पे हो, तो आपको उस ग्लूकोज से 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन का काम आपका चल जाए। तो 750 ग्राम से लेकर के और 1 सवा किलो ग्लाइकोजन के रूप में शुगर आपकी बॉडी में रहती है। जो एक्सेल आप लोग खाते हैं, देखते ना, कल भी मैंने बोला था कि मतलब हमारा वेट गेन होता है, चेहरे पे सुंदरता आती है और जो कमर का घेरा बढ़ता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो वो क्यों होता है कि हमारा एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कैलोरी, एक्सेस ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में, in the presence of the insulin, it is convert in the lipid that is called the fat. फैट में कन्वर्ट होता है और हमारे जो पेट होता है उसके पास जो मसल्स होती है, दैट इज कॉल्ड द सबकुटेनियस।
तो सबकुटेनियस मसल के अंदर छोटे छोटे जो टिश्यूज हैं उनके अंदर एक सिंक टाइप का होता है, छोटे छोटे सिंक होता है हर एक में। जो आप एक्सेस खा रहे हैं वो आपके सबकुटेनियस में वो जमा हो रहा है। उन टिश्यूज का नाम है एडिपो टिश्यूज। क्या बोलते हैं हम उनको? एडिपो टिश्यू, ADIPO, एडिपो, एडिपो टिश्यूज, TISSUS। क्या बोलते हैं? एक बार बोल के बताइए। एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। एडिपोज टिश्यूज में ये जो एक्स्ट्रा है वो डिपॉजिट होता है, और फिर भगवान की कृपा, आप अच्छे खाते पीते घर के हैं तो ये धीरे धीरे आपका जो है खजाना बढ़ता जाता है। और आपने देखा होगा कि डबल इंजन का रॉकेट कई लोग मिलेंगे आपको। एक तो अंदर है, ये ऊपर बाहर से साथ में लेके चल रहे हैं वो। ये कभी अगर मान लो रॉकेट रास्ते में मतलब ईंधन खत्म हो जाए तो दूसरी वाली टैंक चालू हो जाए, अपने आप जाता है ना, वो क्रायो इंजन जाते हैं तो अपन लगा के भेजते हैं। तो हमारे यहाँ ह्यूमन के अंदर भी डबल इंजन के रॉकेट आपको देखने को काफी मिल जाएंगे। आप मेरे शरीर के कम मिलेंगे, सिंगल मतलब जिनके पास तो टिफिन में ही है केवल। तो जो एडिपो टिश्यू में जो फैट डिपॉजिट हो रही है वो इसलिए जमा हो रही है कि जब आपको खाना ना मिले, ग्लूकोज खत्म हो जाए, ग्लूकागान खत्म हो जाए आपका, तो आपका ये जो लिपिड है जो जमा है, इसको वो एज ए एनर्जी उसको यूज करे, वो बॉडी उसको यूज करे। तो ये हो गया एडिपो टिश्यूज। अब इसके अंदर जब ये जमा हो जाते हैं तो ये खुद अपना एक फंक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं, एक क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं एडिपोनेक्टिन। एडिपोनेक्टिन। और एक क्रिया करते हैं, ये जब जमा हो जाते हैं तो ये एज ए एंडोक्राइन भी काम करते हैं। ये भी अपना एक सिग्नल हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है। अब इसके आगे नहीं जाऊंगा, यहीं से रुक जाऊंगा। ठीक है। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज आ जाता है तो उसके 3 फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे: ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये नियोजेनेसिस को ध्यान रखिएगा। बाकी दो तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, बट व्हाट इज द ग्लाइकोनियोजेनेसिस? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग द फास्टिंग, ड्यूरिंग द स्टार्वेशन? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर जी। ये जो 3 नाम बताए वो आपने क्या बताया? ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाके ये 3 काम करता है? हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, सुनो, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम्म। ठीक है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, अब हम चल रहे हैं फास्टिंग पे। ठीक है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, हमें खाना नहीं मिलता, तो 1 से 1.5 दिन 2 दिन में आपकी बॉडी में जो डिपॉजिट ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज का दूसरा फॉर्म है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करना शुरू करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज को स्टोर नहीं करते, जैसे आपका ब्रेन। आपके ब्रेन को 24 घंटे शुगर चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, आप कुछ भी करें उसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एक सीए बिठा के रखा है हमने, और सीए का नाम है लीवर। वो पूरा मैनेज करता है
बैलेंस शीट बनाता है, कितना देना है, किसको क्या करना है, कितना जमा करना है, ये उसका काम है लीवर का। तो लीवर जो है हमारी बॉडी का इंटरनल सीए है, वही बनाता है बैलेंस शीट। जब ये खत्म हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो एडिपो टिश्यूज है, आप समझ में आया एडिपो टिश्यूज? एडिपो टिश्यूज में जो डिपॉजिट हमारा लिपिड है वो दैट कन्वर्ट इन द कीटोन, और वो उसकी सप्लाई हमारे ब्रेन को होती है। तो कीटोन्स आल्सो वर्क एज ए एनर्जी, लिपिड आल्सो वर्क एज ए, जब लिपोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो ये होने लगता है। तो जो डबल इंजन था अब उसका यूटिलाइज शुरू हुआ कि जब वो फास्ट पे गया, वो उसके पहले वो नहीं हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम एवरी टाइम वी आर यूजिंग द कार्बोहाइड्रेट, वी आर यूजिंग द ग्लूकोज, बट वी आर नॉट यूजिंग द डिपॉजिटेड फैट। इसके कारण जो ओबेसिटी है वो कम नहीं होती। हम दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन कमी नहीं होती, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं कि रोटी काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं कि हम इसको तो यूज कर रहे हैं फैट को, जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट है। जो दूसरा टैंक है वो तो यूज हो ही नहीं रहा। तो उसको यूज करने के लिए वी हैव टू गो ऑन द फास्ट एंड लॉन्ग टर्म फास्ट। अदरवाइज 1 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए आपको 7,700 कैलोरी बर्न करना होगी। इतना कर पाएंगे? 7,700 कैलोरी बर्न करना 1 किलो वेट कम करने के लिए। इसीलिए वेट बढ़ाना आसान है, वेट घटाना कठिन है, क्योंकि बैठ के खाओ आप, वेट बढ़ेगा, लेकिन वेट घटाना उतना ही कठिन काम है। तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, हमारी बॉडी में जब लिपिड भी खत्म हो जाता है, तब हमारी बॉडी में एक क्रिया होती है शुरू, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नई विधा से ग्लूकोज बनाना, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हर हालत में चाहिए। अगर नहीं मिला तो आपको कोमा में ले जाएगा वो। तो हमारी बॉडी के अंदर ये मैनेज होता है 24 आवर्स कि शुगर बॉडी में कम नहीं हो, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहे। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन भी हमारा काम में आता है, अमीनो एसिड भी बनता है, और जो लोग फास्ट करते हैं उनमें देखेंगे आपकी उनकी बॉडी स्लिम होने लगती है ग्रेजुअली। ठीक है, इसलिए हम हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया है उनके आधार पर हम 30 दिन फास्ट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन नहीं, अगर हम 10 दिन कर सकते हैं, 5 दिन करते हैं, तो हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। हम अपने आप को रिजुनोवेट कर सकते हैं, हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, डायबिटीज से बचा सकते हैं, हाइपरटेंशन से, कार्डियोवैस्कुलर से, और बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, 8:50 हो गए हैं, 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को, अगर मैं और आगे जाऊंगा तो टाइम बढ़ जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। मेरी तो कैसेट खत्म नहीं हुई है अभी, मेरे तो अभी कार्टिसोल भी है आपका, अभी मेरा वो भी है, मतलब कार्डियक रेट भी है। ठीक है, उसके बाद में आपका पैरासिम्पैथिक रिस्पॉन्स भी है। सुनना है तो बोलो, शॉर्ट में चलूं। जब हम फास्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पहले तो हृदय की गति बढ़ती है,
उसके बाद धीरे धीरे गति नॉर्मल हो जाती है, हृदय की गति का बढ़ना और फिर घटना। पल्पिटेशन होती है, कई लोगों को सर दर्द होता है, हंगर हेडेक, दैट इज कॉल्ड द हंगर हेडेक होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सिम्टम धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जिनको सुंदरता बढ़ाना, अगर वो फास्टिंग पे जाते हैं, आंवले के जूस के साथ में अगर वो जाते हैं, कल्प बोलते हैं जिसको, अगर उस पे जाते हैं तो उनके अंदर मतलब बालों में चमक आ जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है, और जो एक्सेस फैट है वो पूरा स्लिम हो जाता है, और बॉडी जो है ना लूज भी नहीं होती, टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आंवले के अंदर जो होता है वो होता है, बताओ क्या होता है? विटामिन सी होता है। वो तो नींबू में भी होता है। हाँ। आंवले में ऐसी क्या चीज है? स्पेशली हम आंवले की बात क्यों करते हैं? आंवला खाना चाहिए, आंवला अमृत है, आंवला आंवला, सब आंवला ही आंवला बोलते हैं, क्यों भाई? आखिर कौन सा यार अमृत फल है भाई ये, और वास्तव में है क्यों है? हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द विटामिन सी along with the collagen binder. कोलोजन along बाइंडर, कोलोजन बाइंडर, कोलोजन वो होता है जो आपकी त्वचा को भी अगर पड़ रही है तो मेरा कोलोजन कम हो रहा है ड्यू टू द एज। आपका चेहरा सुंदर collagen। इसलिए आपका अभी कोलोजन जो है बाइंड किया हुआ है। अभी हम लोगों के इसमें कोलोजन में जो है ना डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, डीजेनरेटिव हो जाता है, तो हम लोगों को रिंकल्स आने लगती है, चेहरा बेरंग होने लगता है, जो पहले कभी खिला हुआ रहता था वो मुरझाने लगता है। इसके साथ ही हमारा तनाव कम होता है, तो कार्टिसोल जो होता है हमारा एक तनाव हार्मोन, वो भी कम होता है। और जब ये सब कम होते हैं हमारे अंदर, धीरे धीरे हमारी बॉडी से, हमारे ब्रेन से 4 हार्मोन निकलते हैं। डोज, लिख लो आप, डोज, DOSE, डोज, DOSE, डोज। D for dopamine, O for oxytocin, S for serotonin, और E for endorphin। ई के लिए क्या है सर? ई फॉर इंडोरफिन, इंडोरफिन, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब ये रिलीज होने लगते हैं तो आपकी पैरासिम्पैथिक नर्व जो है वो आपकी एक्टिव हो जाती है, और आपको खुशी महसूस होती है। आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आप खुश होते हैं कि मेरा वजन कम हो गया, एनर्जेटिक फील करते हैं आप। फास्ट पे आप जाएंगे, आपकी एनर्जी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सक्सेना जी एक्सक्यूज मी, एक बार फिर बता दीजिए ना डोज का। DOSE, डोज, D फॉर डोपामिन। अरे वो सब मिल जाएगा आपको, परेशान मत हो। वैसे आपको अगर ओके। याददाश्त लिखना हो तो लिख लो। D फॉर डोपामिन, DOPA, डोपामिन, MIN, डोपामिन। यस। उसके बाद में O फॉर ऑक्सीटोनिन, OXCITN, ऑक्सीटोनिन, NINE, ऑक्सीटोनिन। और फिर क्या है उसके बाद में? एस एस एस। एस, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। फिर एंडोफिन, और उसके बाद में इंडोरफिन, इंडोरफिन। INDO, इंडोर, आर एफ आई आर, एन। नहीं, PHINE। PHIN, इंडोरफिन, NE। ये हैप्पी हार्मोन है। कोई मिठाई खिलाता है तो क्यों अच्छा लगता है हमको? क्योंकि डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, दे आर द रिवार्डिंग, रिवार्डिंग हार्मोन। मिठाई खा के हमें अच्छा लगता है। हम किसी भी खुशी के लिए मिठाई खाना क्यों चाहते हैं?
क्योंकि हम अपने आप को रिवार्ड करना चाहते हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। अच्छा। कभी आप लोग बोलेंगे तो एक पूरा प्रेम अभिव्यक्ति, कुछ इसमें लव हार्मोन्स है। अगर आप लोग बोलेंगे, अगर सुनना चाहेंगे तो प्रेम प्रेम अभिव्यक्ति जो है इन हार्मोन्स के कारण, वो बताने को मैं तैयार हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे व्हाट इज द लव। एंड उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें अगर आप लोगों को अजीब ना लगे तो उसमें फिर हम कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में जो शारीरिक क्रिया है उसके अंदर हार्मोन्स का क्या रोल है, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स का वो भी है। और मैं नहीं, साइंटिस्ट भी बोल गए हैं, और उसके पहले हमारे बहुत सारे विद्वान लिख गए हैं। तो जिनको बोलते हैं प्यार का हार्मोन, गले लगाने से क्या होता है, कोई अगर हमारी पीठ थपथपाए तो क्या होता है, वो एक फिल्म देखते हैं मुन्ना भाई, झपकी झपकी देने वाली, हम्म। झपकी से क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमारे एक हार्मोन है, जो हार्मोनल बैलेंस है हमारा, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथिक नर्व को हमारा एक्टिवेट करता है, और हमें खुशी महसूस होती है। तो आंवला, सक्सेना जी, एक्चुअली आंवला ये कॉन्स्टिपेशन में खा सकते हैं क्या? बस जिसको कॉन्स्टिपेशन होती है उसको ले सकते हैं? कंसल्टेशन फीस जमा कर देना, कुछ बाद में बात कर लेंगे। ओके। गुड फाइबरस है, तो जितनी फाइबरस चीजें होती हैं वो बेनिफिट करती कॉन्फिडेंशियल हैं। बात आप सबके सामने पूछ रही है। विटामिन सी, इसके ऊपर भी शोध हो चुका है कि विटामिन सी, एक्सेस विटामिन सी इज द वाटर सोलेबल विटामिन। तो वाटर सोलेबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी उनको स्टोर नहीं करती। तो जब भी एक्सेस क्वांटिटी में विटामिन सी आप लेंगे, वो आपको डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जैसे आप आंवला पियेंगे आपको डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप गोली ढूंढेंगे। ढूंढना चाहेंगी गोली या इंतजार करेंगी? इंतजार करेंगे। बस इसकी जगह वो भी आप ले सकते हैं। अभी जैसे त्रिफला है, त्रिफला को आपने नमक, काले नमक के साथ ले लीजिए रात को गर्म पानी से। अच्छा। उसके बाद में आपका अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल, दूध के कैस्ट्रोल, साथ। अच्छा। कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल हाईली पेनिट्रेट है, और ये जो है आपकी जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर लुब्रिकेट करता है। ओके। आप लोग जितने भी मेरे ग्रुप में, मैं इनको एक बात बोलना चाहूंगा, कभी भी नित्यम पेट सफा चूर्ण का इस्तेमाल ना करें। नित्यम। ये हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकासा है उनको डैमेज करती है। और दूसरा, हमारी जो इंटेस्टाइन है उनकी जो मोटिलिटी होती है, उनकी जो गतिशीलता होती है, उसको भी खराब करती है। ठीक है। फिर हमको आदत पड़ जाती है, बिना नित्यम चूर्ण के हम जा ही नहीं सकते डब्बा लेके, है ना। नहीं तो नगर निगम की गाड़ी आएगी नहीं। तो नगर निगम की गाड़ी रेगुलर आपकी आए तो आपको इस तरह की कोई भी चीज ना ले, है ना, ताकि आपकी गाड़ी बराबर आपकी आती रहे। और नहीं तो फिर इकट्ठा होता रहेगा फिर आपका, है ना। ये भी ध्यान रखें कि बॉडी आपकी जब तक पूरा निचोड़ नहीं लेगी, जैसे गन्ने की चरखी देखी है आपने, वो गन्ने से पूरा रस निकाल लेती है, उसके बाद बाहर निकालते फेंकते। तो जब तक आपने जो भोजन लिया है उसका पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो जाएगा, बॉडी बाहर नहीं निकालेगी। दैट इज कॉल्ड द इनडाइजेशन। अगर आपको बराबर आपका एसिड आपका नहीं आ रहा है लीवर से, या आपकी आंतों में डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगी। जैसे आयुर्वेद में ने कल बोला था कि बोलते हैं आम। ठीक है ना। चलिए, करेक्ट 9 बज गया है। अब आप लोगों की क्या इच्छा है, आगे सवाल कोई पूछना है तो पूछिए, तब तक मैं पानी पी लूं, आप लोग सोच लो। बाल्टी में कहाँ समझ में नहीं आया सुषमा जी? अभी तो सुनेंगे फिर से, फिर बताएंगे। आदरणीय आप ही है जिसको